Students, welcome to the second part of this lecture. So, let us first revise what we have seen in earlier class. ठीक है, हमने वेरियस इमेजेस और सवालों से चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसके बाद हमने सबसे पहले एटम क्या होता है उसके बारे में जानना चाहा एक एक्टिविटी से. सो एटम हमें पता चला कि इनडिविजिबल यूनिट को हम एटम कहते हैं. एटम को तक पहुंचने के पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में भी गए, जहाँ हमने पाया कि कोई भी चीज़ पार्टिकल से बनी होती है और पार्टिकल की टेक्निकल टर्म के बारे में हमने जाना. ऐसी सबसे स्मॉल चीज़ जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती है. और फिर हमने देखा कि कैसे पार्टिकल से केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद हम एटम की तरफ गए और कैसे वो एटम एटॉमिक लेवल पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब या हमने भी ये भी जाना था कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जूम इन करना है हर चीज़ के बारे में. फिर हमने देखा कि मैटर की तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है. इस टॉपिक में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देने वाले हैं. कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की शुरुआत की थी, जिससे हम फर्स्ट कंक्लूजन की में पहुंचे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम इवन दो वी कैन नॉट सी देम. सो अभी हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल को कंटिन्यू करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो कंटिन्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, समझते हैं आगे की प्रॉपर्टी एक एक्टिविटी से. ठीक है, सबसे पहले आप ग्लास में वाटर लीजिए. किसी भी वाटर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाएंगे कि वो काफ़ी काम है. ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई मूवमेंट है. ओके, पर आप अगर जूम करोगे तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स रियली काम है, क्या वो रियली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ये जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी की मदद लेनी पड़ेगी. तो आइए देखते हैं वो एक्टिविटी और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है. आपको करना क्या है, आपको इंक लेना है. आपको इंक लेना है. उस इंक को आप वाटर में डाल दीजिए. घुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए. कुछ समय बाद आप पाओगे कि पूरा का पूरा पानी ब्लू हो गया है. सो हाउ दिस हैज़ हैपेंड. अभी हमने देखा या क्वेश्चन किया कि मॉलिक्यूल शायद स्टेशनरी रहते हैं वाटर के या किसी भी लिक्विड के फॉर दैट मैटर. पर अगर वो स्टेशनरी रहते हैं तो इंक जो हमने सरफेस पे डाली वो पूरी घुल कैसे मिल गई. सो हाउ दिस हैज़ हैपेंड. एक सवाल आता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या सही में वाटर स्टेबल है, क्या सही में वाटर काम है. ठीक है, इस एक्टिविटी को आप रजिस्टर करिए और हम एक एक्टिविटी लेते हैं. आपको करना क्या है, आपको इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती रूम के एक कॉर्नर में जलाना है. ओके, यू हैव टू लाइट द इंसेंस स्टिक एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. जैसे ही आप एक कॉर्नर पे जलाते हो, इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आपको दूसरे कॉर्नर में रूम के उसकी सुगंध आती है. सो ये भी एक एक्टिविटी है जो हमें मॉलिक्यूल्स के मोशन के बारे में हिंट कर रही है. सो ये सब कैसे होता है, इसका क्लियर कट एक इंडिकेशन है इंक के मॉलिक्यूल्स का वाटर में घुलना, इंसेंस स्टिक या फ्रैग्रेंस के मॉलिक्यूल का रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना. ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट काम. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत वो हमेशा मोशन में रहते हैं. क्योंकि ये मोशन में रहते हैं तभी ये दो एक्टिविटी का हम एक सेटिस्फैक्ट्री लॉजिकल आंसर दे पाते हैं. तो इस दो एक्टिविटी के बाद हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ओके, अगेन वी कैन नॉट सी इट. ये चैप्टर में हम अधिकतर चीज़ें देख नहीं पाएंगे. सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस टू एक्टिविटीज दैट वी हैव ट्राइंग टू फिगर आउट दैट वेदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ that is particles or molecule for that matter are actually stationary in any substance or they are moving.
We have taken ink as an example. Here we have taken incense stick, agarbatti या धूप बत्ती as an example, and we have seen that without doing anything, they are traveling from one part of matter to other part of matter, which make us to conclude that the particles of matter are continuously in motion. They are not stationary at all. So this is characteristics number 2 of particles. इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं हम और एक एक्टिविटी की हेल्प से. तो लेट अस सी दैट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको एक बीकर लेना है जिसमें आपको पानी लेना है और उसको गैस पर चढ़ाना है. कुछ इस प्रकार किचन में आप ये हमेशा शायद करते भी होंगे. ओके, सो आप जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे जैसे हीट एनर्जी इसको मिलती है वैसे वैसे वाटर के मॉलिक्यूल का डांसिंग शुरू होता है. ठीक है, उनको एनर्जी मिलती है जिनके कारण उनका जो मोशन है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे जाना अर्लियर एक्टिविटी में कि वाटर मोशन में होता है, पर जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलती है तो हीट एनर्जी के कारण या किसी भी प्रकार की एनर्जी के कारण किसी भी मैटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. आपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत अर्लियर क्लासेस में पढ़ाऊंगा. जैसे भी किसी की को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो हमेशा मोशन में जाने की कोशिश करता है. तो यहाँ वही हो रहा है. जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो मोशन में जाते हैं, वाइब्रेशन में जाते हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स एक में से टकराते हैं. क्योंकि वो एक में से टकराते हैं तो फिर से काइनेटिक एनर्जी टकराव के कारण हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें वो वार्म के रूप में हमें उसका एहसास होता है. ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी के साथ भी होता है एक्चुअली. अगर आपको एनर्जी दे दी जाए तो आप घूमने फिरने या से एक्सरसाइज करने लगोगे. जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, वाइब्रेशन होता है बॉडी में, तो आप देखते हो कि आपके शरीर में से पसीना या हीट होता है, बॉडी हीट अप होती है. क्यों? कि जब भी किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो यूजुअली उसमें मोशन जैसी चीज़ देखने को मिलती है या वाइब्रेशन, तो उसके कारण उसको हीट होते. तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से कुछ हो रहा है. सो मूविंग पार्टिकल्स के कारण, एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी हो रही है. काइनेटिक एनर्जी के कारण उनका मोशन इंक्रीज हो रही है. दे कोलाइड विथ ईच अदर, दे वाइब्रेट ईच अदर, एंड अगेन दिस काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट फ्रॉम ऑल दिस एक्टिविटी. सो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें ये तो पता चल रहा है कि दो प्रकार के मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे इंक के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल इंटरमिक्स हो रहे हैं अपने आप, वैसे या इंसेंस स्टिक के मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल से इंटरमिक्स हो रहे. तो इन सभी एक्टिविटीज से ये तो पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे इंटरमिक्स विथ ईच अदर. ठीक है, सो इससे एक रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं और वो इसी एक्टिविटी का डेफिनेशन एक्चुअली. प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इंक, वाटर, इंसेंस स्टिक और एयर, ऑन देयर ओन हम कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप मिक्स हो रहे. इस फेनोमेना को या इस प्रोसेस को या ये को हम डिफ्यूजन करके कहते हैं. और हमने ये भी जाना कि अगर हम हीट करते या एनर्जी सप्लाई करते तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है. इसका कुकिंग में बहुत यूज़ होता है कि किसी भी दो चीज़ अगर मिक्स करना है तो उसको हम हीट करते हैं और उसका फिर मिक्सिंग इजी हो जाता है, या जो इंटर मिक्सिंग है, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, वो फास्टर हो जाता है. फर्दर हम इसी तीनों एक्टिविटीज से देख सकते हैं कि जैसे ही हम अगरबत्ती एक कॉर्नर में जलाते हैं हमें तुरंत विद इन फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दूसरे कॉर्नर में पता चल जाता है. सो हालांकि इंक को मिक्स होने में शायद वाटर में थोड़ा वक्त लगे. तो इससे एक चीज़ तो हमें पता चल जाती है कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रैवल करते हैं बहुत फास्टर दैन लिक्विड दैन सॉलिड. सो उसी को हम कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि डिफ्यूजन इन गैसेस इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन इन लिक्विड दैन डिफ्यूजन इन सॉलिड. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. तो शुरुआत में इन स्टार्टिंग वी हैव taken two activities with the help of which we arrive at a conclusion that
particles of matter are definitely not stationary. Even if you don't do anything, the particle of matters will travel from one point to another. In case of ink also, and in case of this incense stick also, they will travel all around the room. So we conclude that particles of matter are continuously moving. Further, we added one more thing in it, that we give energy and see what its effect. When we give energy, we saw that there is increase in the kinetic energy of the particle, as a result of which they start motion, collides with other, and again this kinetic energy gets converted into heat. So because of giving heat, intermixing happens. So is intermixing के phenomena का, the phenomena of this intermixing, we give it a new term called as diffusion. What is it? It's a process of intermixing of particles of matter on their own. We are not as such doing anything like stirring it or anything, blowing the air, nothing. They are doing on its own. Further, we have also seen that diffusion in gases is greater. The speed of diffusion of gas molecule is faster than in liquid than in solid. Okay, so in this slide we have seen the second property of matter. Okay, so let us move ahead. पार्टिकल्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने के लिए भी हम किसी ना किसी एक्टिविटी की ही मदद लेंगे. उसके पहले आपको ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स देखना है. ये वाटर मॉलिक्यूल्स इंसानों की तरह एक मेक के बाजू में रहते हैं, तो ये एक मेक के हो गए नेबर्स. तो ये नेबर्स कैसे है? क्या वो एक मेक को पसंद करते हैं? क्या वो एक मेक की मदद करते हैं? या एक मेक की ईर्ष्या करते हैं? या ऐसे जीते हैं कि जैसे दे लाइक डोंट केयर, कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको क्या होता है, इसको क्या नहीं होता है. सो क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है? इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम अगेन साइंस को हमेशा एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा एक्टिविटीज़ की मदद लेते हैं. तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटी की मदद लेंगे, H2O वाटर मॉलिक्यूल. तो आपको करना ये है कि किसी भी वाटर बॉडी में जाइए, चाहे टब में पानी हो या किसी नदी में हो या किसी यूटेंसिल में, आपको उसमें हाथ मारना है, लाइक छपाक. या अगर वाटर बॉडी है तो पैर से छपाक करिए. जब भी आप ऐसा स्प्लैश करेंगे, ऐसा छपाक करेंगे, तो आपको पानी कुछ इस तरह से उड़ता दिखेगा. ठीक है, अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हमेशा ऐसे कनेक्टेड ही उड़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि हर एक मॉलिक्यूल डिफरेंटली निकल रहा है. तो इसको बोलते हैं लंप ऑफ वाटर. आप देखोगे इसको, ये ऐसे लगता है कि एज इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. इट लुक्स एज इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और इसी को हम लंप कहते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन देता है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई संबंध है. ओके, इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक, इवन आप अगर नल से आता हुआ पानी, उसको आप एक उंगली डालोगे तो वो दो धाराओं में बढ़ जाएगा. ऐसे नहीं कि वो हर मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा. तो हम इस एक्टिविटी को रजिस्टर कर लेते हैं. कहीं ना कहीं ये हमें हिंट दे रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई लगाव है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है. देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है. डेफिनेटली दे डोंट मूव सेपरेटली. ओके, सो कहीं ना कहीं हमें पता है कि कुछ ना कुछ उन्हें बांधे रखता है, कुछ ना कुछ उन्हें एक दूसरे से होल्ड करे रखता है. और एक एक्टिविटी की हम सहायता लेते हैं, वुडन बॉक्स. आप एक वुडन बॉक्स लीजिए और उसे ट्राई करें ब्रेक करने का. या वाटर थोड़ा सा ब्रेक तो भी हुआ, लेकिन आप वुड को अगर हाथ से तोड़ने जाओगे तो हाथ टूट जाएगा, हाथ को चोट लग जाएगी, पर वुड नहीं ब्रेक होगा. सिमिलरली अब आप एक कोई और लाइट मटेरियल लीजिए, जैसे कि है पेपर. पेपर को भी अगर आप फाड़ने जाओगे तो वो क्या सीधे का सीधा फटता है? नहीं, वो भी एक रैंडम मैनर में फटता है, आड़ा टेढ़ा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर. अनलेस उसको आप प्रॉपरली फोल्ड या जिसे हम कहते हैं क्रीज नहीं करते, वो आड़ा टेढ़ा ही फटते जाता है. ओके, सो कहीं ना कहीं वाटर का स्प्लैश की तरह उड़ना, वुडन बॉक्स का इजीली नहीं ब्रेक होना, इवन पेपर का भी
अपने रैंडमली ब्रेक होना, यह हमें हिंट देता है कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो इन्हें बांधे रखती है। सो इन एक्टिविटीज़ की मदद से अगेन हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बाइंडेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि दे डोंट केयर या दे आर लाइक अपोज ईच अदर या डोंट केयर, दे आर डेफिनेटली बाइंडेड टू ईच अदर, दैट इज दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो हम पहुंचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 पार्टिकल की, जो हमें बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, so in this activity we have taken 2 water molecules. We have tried to put a question to see how they are related to other, how they attract each other or repel each other or don't care about each other. For that we have taken activity number 1, splashing of water, where we have seen that water splash in the form of lumps, which hints us that yes, something is there. Again we confirm it by taking wooden box and taking a tearing of paper. When we tear paper, it go randomly, which tells us something that yes, they are connected to each other, in fact they attract each other, and we conclude that the particles of matter attract each other. तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर की सभी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। ठीक है, इन डिस्कशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार रही है। ओके, सो लेट अस बिगिन। ये क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैटर है। सो चेयर, इज इट मैटर? यस। एयर, नहीं। लव ये सेंसेशन है, मैटर नहीं। स्मेल सेंसेशन है नोज से। हेट भी एक सेंसेशन है, अल्मोंड यस। थॉट कोई फिजिकल रूप नहीं इसका। कोल्ड ये फीलिंग है। लेमन वाटर यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम डेफिनेटली नॉट। सो फॉलोइंग आर द मैटर्स, चेयर्स, अल्मोंड एंड लेमन वाटर। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिचेस यू सेवरल। हाँ, अगर कोई भी चीज़ गर्म है, जैसे पोहा गरम गरम बनाया है रसोई घर में, तो उसका स्मेल तुरंत आता है। लेकिन जब वही कोई चीज़ ठंडी हो जाती है या कोई फूड ठंडा है तो उसका स्मेल नहीं आता। कहीं ना कहीं इसका आंसर हॉट वाटर बॉइलिंग में छुपा है। हमें पता है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को हीट एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी काइनेटिक्स बढ़ जाती है। काइनेटिक्स बढ़ने के कारण उसका मोशन बढ़ जाता है। तो हॉट सिजलिंग फूड में भी ऐसा होता है, बिकॉज इट इज़ हॉट, जिसको अभी हीट दी रहती है, तो उसके कारण उसका मॉलिक्यूल्स का जो स्मेल का जो फ्रैग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ी हुई रहती है। उसके कारण वही हॉट फूड हमारे नोज तक जल्दी पहुँचते हैं। सो पार्टिकल्स इन द एयर इज फिल्ड विथ हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर के कारण हायर काइनेटिक्स एनर्जी, एंड हायर काइनेटिक्स के कारण दे मूव फास्टर ओवर अ स्ट्रेच। उसी डिस्टेंस को फास्टर करते हैं कम समय में। हेंस स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अ पर्सन एट अ डिस्टेंस। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। जो एक्टिविटीज़ और जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होती? डाइवर मतलब तैराकी, चाहे समुंदर में हो चाहे पानी में हो। तो ये इस पानी को इजीली कट कर पाता है। तो ये किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या इसके संबंध में कुछ बताइए। अभी हमने इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल देखा छपाक का, जिसमें हम वाटर को ब्रेक कर पाते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं नेबर, उनमें अट्रैक्शन तो होता है लेकिन वो वीक होता है, काफ़ी वीक होता है। ओके, सो इसी कारण डाइवर या कोई भी तैराकी उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने हाथ के थ्रू तोड़ पाता है और स्विमिंग कर पाता है। सो द डाइवर इज एबल टू कट इजीली थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दे अट्रैक्ट इच अदर बट हियर इट इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बी वेरी एग्जैक्ट। इसके कारण इजी ड्राइविंग हो पाती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी तक 3 मैटर्स की, पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, वही 3 आपको लिखना है। सो कौन कौन सी 3 है?
फर्स्ट थी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है उनके बीच में, दूसरा था कि जो हमने शुगर और वाटर मॉलिक्यूल में देखा था, दूसरा हमने पढ़ा कि वो कांस्टेंट मोशन में है, जो हमने इंक के एग्जांपल में देखा था, इंक एंड स्टिक के एग्जांपल में देखा था, और इस स्लाइड में हमने देखा था कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन तीन प्रॉपर्टीज को हमें लिखना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, they are continuously in motion, and they have matters attracting each other, that particles of matter attract। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आई होप बहुत टेक्निकल और बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, ज़्यादा कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो अभी तक बढ़ते आगे एक इंटरनल समराइजेशन देखते हैं कि इस टॉपिक के क्या क्या कंटेंट्स है, हमने क्या कवर किया है और आगे आने वाले कंटेंट कौन कौन से है। तो अभी तक हमने पहले एटम से लेकर पार्टिकल से लेकर थोड़ा हिस्ट्री के बाद हमने मेजरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इस टॉपिक में हमने पढ़ा है। वी आर लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल विच वर 3 जस्ट नाउ वी आर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ओके, सो अर्लियर क्लासेस में भी हमने देखा जाना है कि 3 प्रकार के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम उसके बारे में डिटेल्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो अभी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो स्टेट ऑफ मैटर है चेंज हो सकता है, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, उससे रिलेटेड एक फिनोमेना है इवेपोरेशन, और आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि इन 3 के अलावा और भी कोई स्टेट्स ऑफ मैटर है कि नहीं। सो वी आर डन विद दिस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और यहाँ अब हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। सो लेट अस बिगिन, लेट अस डाइव इनटू इट, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर को हम अभी पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक अंदाज़ा है कि ये जो स्टेट्स है, मतलब मैटर कौन कौन से स्टेट्स में रह सकती है, ये हमें पता है कि मेजरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। पर एक सवाल है, क्या मैटर्स इन 3 स्टेट्स में ही रहेगा? क्या ये इनके बीच में रह सकता है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की हो और कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की हो, या कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड और गैस की हो, या गैस और सॉलिड की हो, या इसमें से कोई भी कम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो? क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है। वैसे नेचर में किसी भी चीज़ को हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल में नहीं डिवाइड किया जाता है, तो हम ये इसलिए कर पा रहे हैं ताकि हम इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज़ को पहचान सके, कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ है तो इसमें सॉलिड की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, या ये है तो इस चीज़ को लिक्विड कहेंगे, या ये है तो इस चीज़ को गैस कहेंगे। So that we can study them properly, we differentiate them in these 3 patterns. Okay, so first is solid state। अभी हम solid state, और ये सब केमिस्ट्री की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। वैसे ही हम सॉलिड स्टेट्स के बारे में अभी जानेंगे कि इसके क्या क्या वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है शेप। सो अगर हम सॉलिड का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डस्टर हम कंसिडर करेंगे, तो उसका शेप कैसा है? इट हैज़ वेल डिफाइंड शेप। उसका एक प्रॉपर शेप है, क्यूबॉइडल, ठीक है, वो रिजिड है, ठोस है, ऐसा बहता हुआ या ऐसा लाइक मिंगल्ड नहीं है। उसका एक डेफिनेट शेप है जिसको हम रिजिड, उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, उसको लेंथ है, उसको ब्रेड्थ है, उसको हाइट है। ओके, बाद में वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे होता है? सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट फिक्स्ड होती है, जिसके कारण उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है जो कि चेंज नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अगर उनको हम कंप्रेस करें तो क्या होता है? क्या वो कंप्रेस होता है? डेफिनेटली नहीं, वो टूट जाएंगे, लेकिन वो झुकते या कंप्रेस बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत निग्लिजिबल है। अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए सॉलिड पर, जैसे कि डस्टर पर, तो क्या होगा? क्या वो झुकेंगे? नहीं, दे विल ब्रेक, बट वो उनका शेप बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। ओके, सो दे विल ब्रेक, पर वो शेप नहीं चेंज करेंगे। सर कटा लेंगे लेकिन सर झुका सकते नहीं, टाइप ऑफ उनका एटीट्यूड है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसे हो सकता है? जब भी हम सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो हमने देखा, डस्टर हो या वुडन बॉक्स हो, ब्रेक नहीं होता क्योंकि उनके जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। लिक्विड ब्रेक होता है तो उसमें थोड़ा वीक है,
गैसेस और ब्रेक होता है तो वीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये रही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, रिलेटेड टू शेप, रिलेटेड टू वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये कैसी सब प्रॉपर्टीज कैसी होती है सॉलिड में, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन है या कोई नई चीज़ है क्या। सो यस, डेफिनेटली इसमें एक चीज़ है, जिसमें रबर बैंड का अगर एक एग्जांपल लेते हैं जो कि सॉलिड में कंसिडर किया जाता है, वो इस कैटेगरी या इस रूल को फॉलो नहीं करता है। उसका एक डेफिनेट शेप तो है, लेकिन हम रबर बैंड को देखते हैं, इसका एक डेफिनेट शेप है, लेकिन जैसे हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये अपना शेप जो है चेंज करता है, और जैसे ही हम इसका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो रबर बैंड हैज़ दिस प्रॉपर्टी दैट व्हेनेवर यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स इट चेंजेस इट्स शेप एंड इट रिगेन्स इट फोर्सेस इवन। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं ये, तो ये ब्रेक भी हो जाता है, ये टूट भी हो जाता है। सो दो रबर इज कंसिडर एज सॉलिड, पर इसमें एक फेनोमेना है। इस फेनोमेना को साइंस में, केमिस्ट्री में इलास्टिसिटी के नाम से डिफाइन करते हैं। सो ये क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप बैक आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको हम इलास्टिसिटी के बारे में बोलते हैं। तो हमने सॉलिड्स के बारे में जाना, उसमें हमने इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में जाना। रबर उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कुछ है क्या एक्सेप्शन या और कुछ कंसेप्ट्स है क्या सॉलिड से रिलेटेड, जानते हैं। ऐसे में आपको शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स लेना है जो हम घर में बर्तन में रखते हैं। क्या वो सॉलिड है? अगर वो सॉलिड है तो एक प्रॉपर्टी हमें हमेशा उनमें दिखती है कि जिस बर्तन में हम डालते हैं, जैसे जार में डालेंगे तो वो इलोंगुलेटेड है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका शेप वो लेते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो सॉलिड की नहीं है, सॉलिड का तो एक डिफिनेट शेप होता है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? तो क्या ये लिक्विड है क्रिस्टल सॉलिड्स के? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगर हम सिंगल क्रिस्टल ले सॉलिड का, शुगर का या सॉल्ट का, एंड इफ वी ट्राई टू ब्रेक देम, उसको तोड़ने जाओ तो इट विल रेजिस्ट चेंज इन शेप। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्रिस्टल जो है सॉलिड या लिक्विड के, शुगर या सॉल्ट के, वो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बल्क में लेते हैं, ओके, जब हम उन्हें बल्क में देते हैं तो वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। सो ये हम जाने, शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल फिक्स है, सो दे रेजिस्ट चेंज इन देयर शेप, हाउएवर व्हेन इन क्वांटिटी दे बिहेव लाइक अ लिक्विड। सो ये एक कंसेप्ट हमने रजिस्टर्ड किया है सॉलिड के साथ, इलास्टिसिटी, और नाउ ये शुगर एंड सॉल्ट का। और एक देख लेते हैं स्पॉन्ज के बारे में। ठीक है, स्पॉन्ज आपने घर में देखा ही होगा। अगर स्पॉन्ज सॉलिड है तो ये अभी कंप्रेसिबिलिटी पर आता है, तो सॉलिड्स का कंप्रेसिबिलिटी तो निग्लिजिबल है, लेकिन आप स्पॉन्ज को देखेंगे तो कंप्रेस होता है। तो स्पॉन्ज को आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इसमें माइन्यूट होल है, ये कम्प्लीटली सॉलिड नहीं, इसमें होल्स है, इसमें पोर्स है जहाँ पे एयर बबल ट्रैप्ड है। ओके, और जब भी हम इसको कॉम्प्रेस या प्रेस करते हैं तो ये एयर बबल बाहर निकलता है और वो वॉल्यूम खाली हो जाता है, जिसके कारण इसका जो है कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने मिलती है। तो हम अगर स्पॉन्ज को अगर मैथमेटिकली ब्रेक करें तो इट इज़ अ सॉलिड प्लस एयर बबल। सो in this slide we have seen, okay, we have started states of matter। ये states of matter में हमने पहला state देखा, we have seen solid states, we are breaking for in 3 categories just for our convenience, so that we have definite categories or like distinguished properties with the help of which we can identify the substance. First we went for solid state, its physical properties like shape, volume, compressibility, what happened after application of external force, and how are the intermolecular bonds between them we have seen. Having studied this solid state, we have also registered few like exception or concept, where we have seen first example of rubber band,
we can change after application of force, it changes its shape but regains back. This property we know, or we have studied, that it is called as elasticity. Further, we have also seen about sugar and salt. We know that they behave like a solid. Definitely they are solid at individual level, but when in volume or jar, they behave as if they are liquid. They take the shape of container in which they are put. Okay, we have registered this. Again, we have taken example of sponge. We know that solid, but there are air bubbles inside it. When we press it, when we compress it, the air bubbles get removed and we see the compressibility in solids. Okay, so यहाँ हमने सॉलिड्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैसेस के बारे में विद द कंपैरिजन विद सॉलिड को डिटेल में पढ़ने के बाद, विच वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट. आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं. आई होप इससे आपको मदद होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग.